Hey everyone, welcome to Daily Current Affair MCQ. Today is 4th February 2025. 4 फरवरी 2025 है आपका। स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज द लैंडमार्क केस ऑफ ए के गोपालन वर्सेस द स्टेट ऑफ मद्रास 1950 डिल्ट विथ। देखो एक केस हुआ था हमारा 1915 में जिसको ए के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास कहते हैं। ठीक है, बहुत ही हाईलाइटेड केस है। तो ये केस किस बेसिस पे था? इस केस का जो कह सकते हो कि मेन कौन से किस क्या रीज़न था इस केस का, उसके बारे में ये बात कर रहा है। ठीक है, तो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है कि द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ प्रिवेंट डिटेंशन लॉ अंडर द आर्टिकल 22। ठीक है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है जिसको प्रिवेंटिव डिटेंशन कहते हैं, जो आपका आर्टिकल 22 के अंदर आता है, उसके रिगार्डिंग ये केस हुआ था। ठीक है, बी ऑप्शन कहता है द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स अंडर द आर्टिकल 19। फंडामेंटल राइट्स का जो वायलेशन होता है अंडर 19 में, जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है, जो कि हमारा पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आता है, उसके रिगार्डिंग फिर ये केस हुआ था। नाउ द सी ऑप्शन इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ द टर्म प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ अंडर आर्टिकल 21। ठीक है, जो इंटरप्रिटेशन हुआ था आपका प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ जो था अंडर आर्टिकल 21, जो 21 अनुच्छेद के अंदर आती है, जिसके बारे में ये बात करता है। ठीक है, डी कहता है ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, डी कहता है सारे के सारे हैं। ठीक है, अब इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको बताना है, बताओ। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी। ओके, इसमें सारे के सारे आर्टिकल जो आ जाएंगे। ठीक है, आपका आर्टिकल 21 भी आ जाएगा, आर्टिकल 19 भी आ जाएगा और आर्टिकल 22 भी आ जाएंगे। ठीक है, यानी ये जो केस था ए के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, इसमें आपके तीनों आर्टिकल्स के रिगार्डिंग ये केस हुआ था। ओके, ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या कहता है, कंसीडर द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पार्लियामेंट्री प्रिविलेज इन इंडिया इज करेक्ट। ठीक है, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज जो हमारे भारत देश में मिलता है, उसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको बताना है। सो आवर फर्स्ट स्टेटमेंट इज अ प्रिविलेज मोशन कैन ओनली बी मूव्ड बाय द स्पीकर ऑफ द लोकसभा और द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। ठीक है, जो प्रिविलेज मोशन होता है वो केवल और केवल लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं, ठीक है, अध्यक्ष, उनके द्वारा, और राज्यसभा का जो सभापति होते हैं, चेयरमैन होते हैं, उनके द्वारा ये मूव किया जाता है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका कहता है द स्पीकर और चेयरमैन ऑफ द फाइनल अथॉरिटी टू डिसाइड वेदर अ मैटर कॉन्स्टिट्यूट अ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज, वेदर अ मैटर ऑफ ब्रीच मोशन कैन बी एडमिटेड। ठीक है, अब ये ब्रीच ऑफ प्रिविलेज है या ब्रीच ऑफ मोशन है, ये कौन डिसाइड करेगा, कौन आखिरी बार तय करेगा? तो ये आपका जो फाइनल जो आपका अथॉरिटी है, जो आपका चेयरमैन और स्पीकर जो होते हैं, वो डिसाइड करेंगे इस मैटर को। ठीक है, आपका सी स्टेटमेंट कहता है द प्रिविलेज कमेटी इज हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, जो प्रिविलेज कमेटी है वो किसके अध्यक्ष में होगा? तो ये प्रधानमंत्री के अध्यक्ष में होगा। डी कहता है ब्रीच ऑफ प्रिविलेज इज अ क्रिमिनल ऑफेंस अंडर द आईपीसी। कहता है ब्रीच ऑफ प्रिविलेज जो है ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है, मतलब कह सकते हैं क्रिमिनल ऑफेंस है। ठीक है, जिसके आपको आईपीसी के जो अंडर आता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि ये पार्लियामेंट्री प्रिविलेज कौन सा करेक्ट है इसमें, वो आपको बताओ, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज को लेकर के कौन सा करेक्ट है। देखो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी। ओके, क्या हो जाएगा आपका? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि आपका जो चेयर किया जाता है वो को फाइनल अथॉरिटी डिसाइड करते हैं। ठीक है, ये सी आपका इनकरेक्ट होगा क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर के द्वारा हेडेड नहीं किया जाता है, एक एमपी के द्वारा ही हेड किया जाएगा, ना कि प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। ठीक है, अब देखते हैं पार्लियामेंट्री प्रिविलेज है क्या। तो देखो जो बात करता है ब्रीच ऑफ प्रिविलेज की, वो तब होता है व्हेन एन इंडिविजुअल और एंटिटी डिसरिस्पेक्ट और obstruct द फंक्शनिंग ऑफ द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट और द हाउस। ठीक है, कोई भी ऐसा कोई इंडिविजुअल या कोई व्यक्ति होता है वो डिसरिस्पेक्ट करता है आपका फंक्शनिंग ऑफ द पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, उसके लिए ये किया जाता है। ठीक है, अब ये प्रिविलेज ऑफ मोशन क्या होता है? ये प्रिविलेज ऑफ मोशन जो होता है कैन बी मूव्ड बाय द एनी मेंबर ऑफ द हाउस, नॉट जस्ट द स्पीकर ऑफ द चेयरमैन। ठीक है, प्रिविलेज मोशन जो होता है वो किसी भी सभा के किसी भी सदस्य के द्वारा ये मोशन किया जा सकता है। ठीक है, ना कि कोई चेयरपर्सन और कोई स्पीकर जो आपके लोकसभा और राज्यसभा के होते हैं उनके द्वारा किया जाएगा। ठीक है, अब प्रिविलेज कमेटी जो है देखा, वो आपको प्राइम मिनिस्टर के द्वारा हेड नहीं किया जाता है, वो आपका एमपी के द्वारा हेड किया जाता है। ओके, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज की बात कर लिया जाए तो ये क्रिमिनल ऑफेंस के अंडर नहीं आता है,
ये एक रिस्पेक्टिव हाउस ऑफ द पार्लियामेंट के अंडर आता है, ठीक है, ना कि ये क्रिमिनल ऑफेंस के अंदर आता है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा इसके रिगार्डिंग, आपका ऑप्शन जो है वो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। सो द थर्ड क्वेश्चन इज, एक स्कीम आई थी, आप लोग को पता होगा, उड़ान स्कीम आई थी, ठीक है। उड़ान स्कीम को लेकर के पूछ रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग विद द रेफरेंस ऑफ द सेक्टर नॉट कवर्ड अंडर द उड़ान स्कीम। उड़ान स्कीम के अंडर कौन कौन से सेक्टर हैं जो कवर नहीं किए गए हैं, वो आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन कहता है रीजनल कमर्शियल एविएशन, ठीक है, रीजनल कमर्शियल एविएशन। सेकंड कहता है हेलीकॉप्टर सर्विस। थर्ड कहता है सी प्लेन सर्विस। फोर्थ कहता है हाई स्पीड रेलवे ट्रांसपोर्ट। तो बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो उड़ान स्कीम के अंडर नहीं आता है, बताओ। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए। केवल एक ही आपका गलत हो जाएगा, जिसके रिगार्डिंग आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। कौन गलत होगा आपका? फोर्थ गलत होगा, ठीक है। फर्स्ट सही हो जाएगा, सेकंड सही होगा, थर्ड सही हो जाएगा, आपका फोर्थ गलत होगा, जिसके रिगार्डिंग आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। उड़ान स्कीम की बात कर लेते हैं। तो उड़ान स्कीम देखो आपका 2016 में आया था, ठीक है, 2016 में आया था। और इस स्कीम का जो फुल फॉर्म है, बहुत ही फेमस स्कीम था, और जाके जैसा कि हमें पता है उड़ान स्कीम का जो फुल फॉर्म है वो था उड़े देश का आम नागरिक, ठीक है। अब जैसे देखिए, अब उड़ान स्कीम के बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो देखिए ये क्या है, उड़े देश का आम नागरिक के बारे में ये बात करता है स्कीम का फुल फॉर्म, ठीक है। जिनका एम क्या था इस स्कीम का लाने का? इन्हांस द रीजनल एयर कनेक्टिविटी, ठीक है। जो रीजनल एयर कनेक्टिविटी है ना, रीजन एक लोकल लेवल पे एक रीजन से दूसरे रीजन में उसको कनेक्ट करना था बेसिकली, ठीक है। जिससे कारण क्या होगा कि आपका कॉमन पीपल ट्रेवल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये लॉन्च किया गया था 2016 में, और ये आपको एयरपोर्ट तो जो टीयर 1 जिसको कहते हैं, टीयर 2 सिटी में आपको कनेक्ट करने के लिए ही रखा गया था, ठीक है। जो कि रिमोट एरियाज़ में बहुत सारा पॉपुलर कह सकते हो उनको कनेक्ट करना था, ठीक है। उसके बाद ये स्कीम की बात कर ली जाए तो रीजनल कमर्शियल एविएशन तो करता ही है स्कीम, ठीक है। और उसके बाद ये स्कीम जो है प्रमोटिंग द टूरिज्म एंड इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, ऑफकोर्स इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, टूरिज्म को प्रमोट मिलेगा, ठीक है। लेकिन फोर्थ आपका गलत हो जाएगा, ये हाई स्पीड एयर रेलवे नेट ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, ओके। जिसके रिगार्डिंग आपका जो ऑप्शन हो जाएगा, एक सेकेंड, वो आपका ए हो जाएगा, ठीक है। ये गलत हो जाएगा, केवल एक ही गलत। ना मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है वो कहता क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर को लेके कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको बताना है, ठीक है। तो आपका पहला स्टेटमेंट कहता है ब्लड कैंसर इज प्राइमरली अफेक्ट द प्रोडक्शन एंड फंक्शन ऑफ द ब्लड सेल इन द बोन मैरो, ठीक है। ब्लड कैंसर क्या इफेक्ट करता है? ब्लड कैंसर प्राथमिक तौर पे जो इफेक्ट करता है वो ब्लड सेल के फंक्शन को, जो आपका बोन मैरो में होता है उसको, उसका प्रोडक्शन को इफेक्ट करता है, ठीक है। सेकंड कहता है लुकमेनिया, लाइमोफोमा, माइलोमा आर द 3 मेजर टाइप ऑफ अ ब्लड कैंसर, ठीक है। लुकमेनिया, लाइमोफोमा और माइलोमा, ये 3 टाइप के ब्लड कैंसर हैं। थर्ड बात करता है द काउजेज ऑफ ब्लड कैंसर इज लिमिटेड टू अ जेनेटिक फैक्टर ओनली, ठीक है। जो ब्लड कैंसर का काउजेज है ये जेनेटिक फैक्टर पे ही लिमिटेड है अब तक, ठीक है। तो बताओ इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा आपका ब्लड कैंसर को लेकर के। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी ओनली, ठीक है। ओनली 2 स्टेटमेंट करेक्ट होगा, स्टेटमेंट फर्स्ट, स्टेटमेंट सेकंड करेक्ट होगा। थर्ड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा क्योंकि जेनेटिक फैक्टर पे ही केवल डिपेंड नहीं होता है, ओके। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। ये पॉलिटी का क्वेश्चन है आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेकर के। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेकर के, वो आपको बताना है। सो आवर फर्स्ट स्टेटमेंट इज The Election Commission of India is a constitutional body established under the Article 324 of the Indian Constitution, ठीक है। इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग जो है वो आपका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के अंडर आता है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग द इलेक्शन टू द लोकसभा राज्यसभा, वेयर एज द स्टेट इलेक्शन कमीशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग द इलेक्शन टू द स्टेट असेंबली, ठीक है। इलेक्शन कमीशन जो है वो चुनाव आयोग, वो बेसिकली जो है आपका सब लोकसभा राज्यसभा के चुनाव को पर ही मतलब चुनाव करवाने को के लिए निर्भर करता है, जिम्मेदार है, ठीक है। और स्टेट इलेक्शन कमीशन की बात कर ली जाए, राज्य चुनाव आयोग की, तो जो वो आपका जो है स्टेट असेंबली के केवल इलेक्शन कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो ये आपका सेकंड स्टेटमेंट है जो कि गलत है।
थर्ड स्टेटमेंट कहता है द चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस इन द सेम मैनर एज द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, चीफ इलेक्शन कमीशन जो है मुख्य चुनाव आयोग, वो उनको अगर हटाने की जो प्रक्रिया है वो सेम टू सेम के द्वारा है जो सुप्रीम कोर्ट के हमारे जज को हटाने की प्रक्रिया है उन वैसा ही है। ठीक है, तो बताओ इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको बताना है, बताओ। देखो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा ए ओनली हो जाएगा। ऑफकोर्स आपका स्टेटमेंट सेकंड गलत है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, केवल स्टेटमेंट सेकंड आपका गलत है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए ओनली करेक्ट। ठीक है, अब दैट सॉल्व फॉर द टुडे सेशन। अगर कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी हो तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे जाइए, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो चैनल के अबाउट में मिलेगा। बाकी पढ़ते लिखते रहिए, धन्यवाद।